हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी रूप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश कसरवानी वीडियो की सीरीज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, खास करके जो है हमारे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से। देखिए, कल हम लोगों ने देखा था 12 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पार्ट 1, यानी कि हमने 20 क्वेश्चन देखे थे शुरुआत के। आज हम देखने वाले हैं कि आगे के 20 क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, देखिए मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान जो पोर्शन, यहाँ से 40 क्वेश्चन आने हैं आपके उसमें, और इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट हैं। तो इस वजह से हम इसको ऑब्जेक्टिव वाइज कवर कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मत मानिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार देखिएगा वीडियो, हम एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4, 5 क्वेश्चन, कई ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि ये वीडियो लंबा भी हो जा रहा है काफी, बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। न केवल यूपीएसआई एग्जाम के लिए, बल्कि जो अदर एग्जाम है, एसएससी हो गया, जो अदर एग्जाम है, आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी नोट्स आप लोग जरूर बनाए कह रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने शुरू क्वेश्चन कर लिए थे 60, यहां तक 60 नंबर तक, और हमने बताया था ये 59 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। इसका आंसर हमने कल बता दिया था, एक्सप्लेनेशन आज हम बताएंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन था। किसी महामारी की स्थिति में सरकार कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जिसको सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता था, अभी कोरोना आया था, तो कोरोना महामारी में आपका कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो गया था? स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो गया। अब आपका जो राइट टू फ्रीडम है, आप वो नहीं बोल सकते, आपको बाहर निकलना मना हो गया था, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। ठीक है, तो इसका हनन हो जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले इस क्वेश्चन में आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। यहाँ से मतलब ये मान चलिए आपके हर एग्जाम में आई थिंक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको पता होगा 12 से लेकर जो 35 नंबर आर्टिकल है, पार्ट 3 में आता है हमारा क्या, फंडामेंटल राइट पार्ट 3, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो आइए थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। इसका आर्टिकल क्या होता है, 14 से लेकर 18। ठीक है, 12 और 13 में थोड़ा स्टार्टिंग का बेस दिया हुआ है, बट जो इक्वलिटी यहाँ शुरू होता है आपका राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है आपका 19 से लेकर 22 तक में। इसका हनन हो जाता है महामारी की स्थिति में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है आपका 23 और 24 में। ठीक है, और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, देखिए ये आता है आपका 29 के बाद। तो देखिए 24 के बाद जो नंबर आता है 25 से लेकर 28 तक, 25 से 28 आपका आता है राइट टू रिलीजन, आप किस रिलीजन के उसको फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन का आता है। और जो संस्कृति और शैक्षिक अधिकार है, ये आपका आता है 29 से लेकर 31 तक में। ठीक है, और 32वां होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके कोई ये फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो आप सरकार के पास कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहां पर इस आर्टिकल 32 के अंदर डिफरेंट रेमेडीज दी हुई हैं, आप उनको वहां पर उनके थ्रू अपील कर सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन थे आपके, कई लोग को पता रहा होगा, बट हमने थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर दिया है। नहीं पता तो आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हो गया होगा, और इस तरह धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो ऑटोमेटिक आपको जैसे बार बार रिपीट करते रहेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं 61 नंबर से। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। देखिए आपने देखा होगा, आईपीएस हो या फिर कोई नॉर्मल पुलिस वाला भी हो, तो एक उनके कंधे पर एक पट्टी लगी होती है और उसमें स्टार्स लगे होते हैं, किसी को उसमें लगा होता है एक तलवार बनी होती है, राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है, इस तरह चीजें बनी होती है। किसमें क्या बना होता है वो तो अलग मुद्दा है। फिलहाल इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में नहीं प्रयुक्त होता। नहीं, देखिए नहीं वर्ड का इस्तेमाल है। तो देखिए तिरछी तलवार और छड़ी, जैसा कि मैंने बताया, ये बना रहता है, इस टाइप का एक कुछ बना रहता है। राष्ट्रीय प्रतीक बना रहता है, बहुत बड़ी चीज है जिसकी उसमें नेशनल एम्ब्लम बन जाए। ठीक है, सितारे, स्टार तो भाई नॉर्मल पोस्ट से भी आने लगते हैं, स्टार 3 स्टार 2 स्टार देखे होंगे आपने, लेकिन अशोक चक्र किसी के उसमें नहीं बना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी कि अशोक चक्र तमगे में नहीं होता है। ठीक, इजी क्वेश्चन था, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दिए। अच्छा, यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं, आप कमेंट में बताएं, जब आपको ड्रेस मिलेगी तो आपके कंधे में कितने स्टार होंगे। ठीक है, कितने होंगे, देखिए एक मत कर दीजिएगा, 3 लगते हैं,
तो 3 में कितने होंगे आपके, 1 2 या 3? ठीक है, जब आप यूपीएसआई अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके जो कंधे में कितने स्टार होंगे ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखिए लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था समवर्ती सूची और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सब के बारे में बताया था। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर एक बार फिर से इसको देखते हैं पूरा डिटेल में। तो कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में हो। प्रकाश स्तंभ, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, डाकघर, बचत बैंक, भारत में स्थित तीर्थ स्थल। तो देखिए जैसे कि ऑप्शन से बहुत आसानी से पता चल रहा है कि कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर या स्थानांतरण जब होता है तो ये इसी वजह से ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिस्ट में आता है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल में जो 7 शेड्यूल है, 7 नंबर का शेड्यूल है, उसके अंदर आती है आपकी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। इसको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहां से पहले तो आपका शेड्यूल पूछ लिया जाता है किस शेड्यूल में आता है। सेकंड, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने इसमें ऐसे विषय हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यूनियन लिस्ट के अंतर्गत अभी 100 विषय आते हैं, पहले 97 थे, अब 3 बढ़ा दिए गए हैं। स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो इस समय आते हैं इसमें 61 विषय, पहले 66 थे और अब 5 कम कर दिए गए। ठीक है, अब 5 कम कर दिए, जो 5 कम किए गए अब वो कहां जाएंगे? कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में आएंगे। तो देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है इस समय इसमें 51, और अगर पहले बात की जाए तो कितने थे? 46, क्योंकि 5 बढ़ा दिए गए यहां से यहां। तो आप ये तीनों पहले कितने थे और अभी कितने, तीनों याद रखिएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। 7 शेड्यूल याद रखिएगा, टोटल 12 शेड्यूल है, ये सारी चीजें हैं। विषय धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते करते जान जाएंगे कि कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है, कौन सा स्टेट लिस्ट में आता है, कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतः इन्हें किसी निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। ये ऐसा कौन सा मामला था जिसमें इन्होंने बताया था कि एयर, पानी और वन, ये सब चीजों को अब हम प्राइवेटाइजेशन, मतलब इसको किसी के लिए, मतलब निजी संपत्ति किसी की नहीं कह सकते, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। तो देखिए ये मामला था आपका MC मेहता बनाम कमलनाथ का। ठीक है, देखो आपको बता देते हैं, ये जो बहुत क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं यूपीएसआई में, मतलब एक ही सेट में 4 से 5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें डिफरेंट इस तरह के केस डिस्कस कर देंगे कि ये केस क्या था, अशोक कुमार ठाकुर नाम का केस क्या था, इंडियन एक्सप्रेस केस क्या था, और एक बार में आपको इनकी स्टोरी बता देंगे, ईयर बता देंगे, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे तो बहुत टफ है याद करना। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के हम अलग वीडियो बना देंगे। जितने भी केस हैं उनकी स्टोरी वाइज आपके लिए लाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए याद करना, समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यूपीएसआई में आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कमेंट में बताइएगा आप क्या चाहते हैं, कि मतलब अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम जरूर बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? देखिए खसरा के जो टीका इस्तेमाल किया जाता है कई लोग को पता होगा, MMR। ठीक है, MMR नाम होता है उसका शॉर्टकट में, MMR। इजी क्वेश्चन था, बायोलॉजी क्वेश्चन, जिसको पता है डायरेक्ट आंसर करेगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के लिए 3 स्तंभ क्या? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादन के लिए 3 स्तंभ। कॉमन सेंस से भी किया जा सकता है और जिसको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए देखते हैं, पूंजी उत्पादन, यानी कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो देखिए पूंजी तो सबसे पहले चाहिए ही चाहिए होगी। देखिए पूंजी तीनों में भी लिखा होगा, पूंजी इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कट गया। पूंजी चाहिए होगा। भूमि, बनी बात है भाई, आप इन फैक्ट्री लगाएंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे तो किसी एक लैंड पर लगाएंगे, तो लैंड तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लैंड नहीं है तो ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में बच रहा है, तीसरा दिख रहा है बाजार और यहाँ पर दिख रहा है श्रम। देखिए उत्पादन की बात की जा रही है, ना कि फाइनल आउटपुट की, पैसे की। तो बाजार इस वजह से नहीं हम इंपॉर्टेंस देंगे, श्रम को इंपॉर्टेंट दिया जाएगा कि आपका भूमि हो, पूंजी हो और आप मेहनत करें, इनपुट दें, तो उत्पादन बहुत अच्छे से होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी से किया जा सकता था। अगर आपको पता था लैंड, लेबर एंड मनी 3 चीज रिक्वायर्ड होती है तो चाहिए, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र कौन सा आयोग है द्वारा तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाए जिनकी जनसंख्या कमोवेश का मतलब होता है मोर और लेस, या लगभग समझ लीजिए आप सिंपल सा, कमोवेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हो। सिंपल सा मतलब ये है, देखिए क्या होता है कि
आपको पता है हर 10 साल में जनगणना होती है, और जब जनगणना होती है तो भाई किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, किसी की कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो आपको जैसे पता है कुछ जो हमारे सांसद होते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने शुरुआत में आजाद से हुई है, थोड़ा सा पहले जब पहली बार आया था 10 लाख को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नियम आया था, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो जनगणना जब कम ज्यादा हो जाएगी तो एक आयोग बनाना पड़ेगा जो इसकी जनगणना करेगा, ये देखेगा कि अब भाई इसकी संसद क्षेत्र की जो सीमा है इसको बढ़ाया जाए कि घटाया जाए। तो ये जो आयोग है वो उसका नाम पूछा है, उसका नाम है परिसीमन आयोग। क्या नाम है? परिसीमन, इंग्लिश में बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन। अच्छा एक चीज बता दें, जैसे कि ये 10 साल में हर साल जनगणना होती है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा में वहां पर बनाई जाता है परिसीमन आयोग। वहां पर बोला जाता है कि अब वो परिसीमन आयोग बनाने जा रहे हैं, हर 10 साल में बनता है, और वो डिसीजन लेते हैं कि क्या होने वाला है, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार कैसा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, जो भी वो डिसीजन लेंगे। और जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद वापस से इसको रद्द कर दिया जाता है, ये परमानेंट नहीं होता, हर 10 साल में एक बार बनाया जाता है, ठीक है, जनगणना होने के बाद। तो देखिए जैसे 2021 की जनगणना आएगी, जैसे रिलीज हो जाएगी, इसके बाद एक परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा जो बताएगा कि संसदीय क्षेत्र आपका कम हुआ है या बढ़ा है, ये सब उसमें तय होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पूछा है। तो देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी जो लिखा हुआ है ये होता है एक तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। कंप्यूटर क्वेश्चन इजी अगर आता है तो कर लेंगे, मॉडेम का कोई लेना देना नहीं है। देखिए एचटीएमएल लैंग्वेज होती है, कोई लेना देना नहीं है। हाइपर टेक्स्ट फ्री प्रोसेसर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, और अगर आता है तो कर ही सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 में किसको माइक्रोसॉफ्ट का भारत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए भारत वर्ड यूज कर दिया गया, डायरेक्ट ऐसे अगर माइक्रोसॉफ्ट बोल देता तो सत्य नडेला थे 2016 में भी और आज भी है, लेकिन भारत का पूछ दिया है, 2016 का है और आज भी है, वो है अनंत माहेश्वरी, ठीक है। कौन है? अनंत माहेश्वरी है। 2016 का क्वेश्चन है, वैसे उस समय का करंट अफेयर था जब 2017 का पेपर हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि आज के लक्ष्य में कुछ और पूछ ले आपको, तो मतलब ये इस वजह से हमने रखा है कि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। सुंदर पिचाई आपको पता है गूगल के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ इन्हें अभी अभी गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट जिसको बोलते हैं उसके भी इन्हें सीईओ बना दिया गया, ठीक। तो ये भी तथ्य आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलायची कार्डेमम पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इजी एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलायची की मतलब कह सकते हैं खेती कहाँ होती है, ज्यादातर इलायची कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए जो वेस्टर्न घाट है अपना, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में खासकर केरला और तमिलनाडु का जो एरिया है वहां पर इलायची की पहाड़ियां सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। जो पहाड़ियां वहां पर इलायची सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, जो ये वेस्टर्न घाट में पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए हम नाम बता देते हैं, आप हाइट बताइएगा कम। अन्नामुडी, क्या नाम है उसका? अन्नामुडी जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है। हाइट भी चलिए हम ही बता देते हैं आपको, आप याद रहेगा, याद कर लीजिए तथ्य, आप सर्च करते नहीं, जल्दी कमेंट नहीं करते, हालांकि ये गलत है, आप लोग जरूर किया करिए, ठीक है। तो ये 2658 कुछ समथिंग मीटर है, एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा, 2600 कुछ मीटर उसकी हाइट है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात की जाए 4448, ठीक है, ये हाइट है इसकी, आपको पता होगा। तो वैसे अन्नामुडी की हाइट ये है। अगर ये डाटा मेरा गलत है तो प्लीज इसको करेक्ट कर दीजिएगा, माइंड मत करिएगा, हमें भी एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो देखिए जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, किस तारीख को तैयार हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी वजह से हम 26 नवंबर को क्या बना, संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो 284 लोग ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और इसी दिन किए थे इन्होंने हस्ताक्षर। तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर होगा। हालांकि जब इस साल ये क्वेश्चन आया था, इन्होंने गलती से यहाँ पर 49 लिखना भूल गए थे, 50 लिख दिया था, जो कि गलत है। तो चारों ऑप्शन में यहाँ पर कोई नहीं है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन चूंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और आजादी की घोषणा कर दी थी कि हम आजाद हैं, हम भारत, ठीक है। तो उस डेट को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम गणतंत्र दिवस 26 नवंबर को ना मनाकर 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने मनाना शुरू किया। आई होप ये आपको पता रहा होगा, पहले इस फैक्ट नहीं पता
तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आता रहता है कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ और ऐसा हम क्यों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं, ना कि 26 नवंबर को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है जिसकी याचिकाओं में प्रमुख है अभियुक्त। देखिए अभियुक्त का मतलब होता है जिसके खिलाफ कोई केस चल रहा हो। ठीक है, प्रतिनिधियों को संसद पद से खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक रखना चाहिए। तो देखिए हाई कोर्ट में एक ऐसी वकील हैं जो ऐसे मुकदमे खास करके जानी जाती हैं, जो हमेशा ऐसे मुद्दे उठाती है, कहती है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो दोषी हैं, मतलब जिनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो इनको संसद पद से खारिज कर देना चाहिए, इनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। और साथ कर ऐसे मुद्दे उठाती है कि दूसरी शादी अगर कोई कर रहा हो तो ये धर्मांतरण मत कर रहा हो, मतलब कहीं किसी धर्म परिवर्तन किसी जाल में फंसकर ना कर रहा हो, तो धर्मांतरण पर रोक लगा देनी चाहिए। ऐसे मुद्दे कौन सी वकील उठाती है, कौन फेमस है इसके लिए? तो देखिए इसके लिए जो फेमस है वो है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्या नाम है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट है, वहां पर ये याचिकाएं दायर करती है, पब्लिक याचिकाएं। देखिए ये पब्लिक के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये ऐसी याचिकाएं दायर करने के लिए फेमस है। बहुत डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सोचिए, आई होप बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, अगर आप लोग एग्जाम्पल ये देख रहे हैं जो लोग इसको, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मूल विधि और पॉलिटी को तो देखिए बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मतलब जितना डीप में जा सकते हैं उतना डीप में जाके पढ़िए। और हमने आपको जैसा वादा किया, हम 10 घंटे में मूल विधि और 10 घंटे में पॉलिटी की पूरी क्लास करा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? कमेंट करना होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की 10 घंटे की क्लास ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। हालांकि वो 15-15 मिनट के लेक्चर के टोटल 38 लेक्चर पर है, वो टोटल 10 घंटे से कम ही पड़ेगी, आप उसको देख लीजिएगा। 10 घंटे में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हमने एक एक टॉपिक डीप में पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो उसको आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्र आजाद हिंद फौज का कदम ताल संगीत, कदम से कदम बढ़ाए जा, गाना आपने सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी गीत गाए जा, के संगीतकार होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि संगीतकार यानी कि किन्होंने इसे गाया, दूसरा किसने इन्हें इस गाने को लिखा। देखिए जो संगीतकार है जिन्होंने इसे गाया वो है राम सिंह ठाकुरी। किसने गाया? राम सिंह ठाकुरी। लेकिन अगर पूछ लेता राइटर कौन है, देखिए इसके राइटर है बंसीधर। कौन? बंसीधर। अच्छा एक चीज और बता देते हैं इसके फैक्ट आपको। जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो उस समय इस गाने पर बैन लगा दिया गया था। यहाँ उस समय बैन लगा दिया, मतलब जोश भर देता था ये गाना, तो इस वजह से इसमें बैन लगा दिया गया था। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार 2 चला, आपको पता है। तो इस समय तक इस गाने पर बैन था और आगे भी बैन था, इसके आगे भी बैन था पूरा। और 1947 जब भारत आजाद हो गया उसके बाद से बैन हट गया और वापस आगे चलकर धीरे धीरे इसको वापस से फेमस किया जाने लगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो फलोद्यान का अध्ययन होता है उसको फल कृषि विज्ञान नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा, अगर आप ऑप्शन पढ़ लेते तो भी जान, फूलोद्यान हो गए तो फल फूलों के लिए हो जाएगा, और फलोद्यान है तो फल कृषि विज्ञान। सिंपल सा आंसर था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको पता होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको बोला जाता है, से जुड़ी होती है। क्यों मतलब इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट लेती है? ए, पूंजी की लागत में अंतर होता है। सेकेंड, कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल होती है। सी, एक विदेशी कंपनी अपनी तकनीकी चोरी करने के लिए कोशिश करती है। डी, स्थानीय कंपनी का पूर्ण स्वामित्व देश को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, स्थानीय कंपनी का पूर्ण स्वामित्व देश को नुकसान पहुंचा, लॉजिकल सेंटेंस लिखा हुआ है। सी है कि एक विदेशी कंपनी अपनी तकनीकी चोरी करने के लिए चोरी को रोकने के लिए, तो देखिए वो विदेशी कंपनी हो या स्वदेशी कंपनी हो भाई, आप हमेशा अपनी जो टेक्निक है उसको चोरी करने से बचाएंगे, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। अब आते हैं दो क्वेश्चन आपके पास, दो ऑप्शन कि पूंजी की लागत में अंतर है। देखिए ऑब्वियसली लागत में अंतर आ जाता है, जब फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो लागत बढ़ जाती है। ठीक है। सेकंड ये है कि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की होती है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, देखा है आपने बहुत सारी कंपनी बिक जाती है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है और अगर आप लोकल है, आपकी इंडियन है या कुछ भी है, तो लोकल जब होती है तो, और जब उसको कोई FDI उसमें आ जाता है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम आ जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो इस वजह से
और ज्यादा जो हमारे औद्योगिक संगठन होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में एफडीआई आए। तो ये मेन रीजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की हो जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है कि सीधे जा रही, उसका डायवर्जन हो गई है, रोड का दो पार्ट में बढ़ गई, डायवर्जन। ठीक है, तो आगे रुकावट है, गलत। सड़क आगे विभाजित है, बिल्कुल सही है, डायवर्जन हो गया। आगे सुरंग है, गलत। भारी वाहन निषेध, गलत। तो इसका मतलब है आगे सड़क विभाजित है। ठीक, इजी क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन लास्ट सेट में भी आया था, आपको याद होता अगर तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोगों के द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर थियोपोजेनिक लिखा है, एरिपोजेनिक होता है, कोई मतलब नहीं होता इन वर्ड्स का। एंथ्रोपोजेनिक ये होता है मानव द्वारा परिवर्तन, और इसकी हिंदी होती है मानव उद्भव विज्ञान, मानवोद्भव विज्ञान। मानव के द्वारा जो चेंज होता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव उद्भव विज्ञान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1668 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल कितनी बार प्रस्तुत किया गया? लोकपाल विधेयक, अन्ना जी का नाम जरूर याद आता होगा इनसे। ठीक है, लोकपाल विधेयक उन्होंने बहुत मेहनत की थी इसको पारित कराने के लिए। तो बता देते हैं आपको, 1968 में पहली बार इसकी चर्चा हुई थी, और 1969 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो पहली बार इसे प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। लोकसभा में ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया। और इस तरह चलते चलते 2013 तक इसे टोटल 11 बार लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, या संसद में 11 बार प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही आंसर 11 हो जाएगा। अब देखिए 2013 में इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, वहां पास हुआ, और 2014 में इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, वहां पास हुआ, और फाइनली ये पारित हो गया 2014 में, और अभी लागू है अपना लोकपाल विधेयक। तो उसे टोटल 11 बार प्रस्तुत किया गया संसद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप अगेन आपको फिर से बोलेंगे, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, कितने डीप लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इंटेंसिटी समझते जाइए, मजा भी आएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है ना रियलिटी में पेपर निकालने में, तो आपको मजा आ रही होगी देख के कि किस लेवल के क्वेश्चन है, और पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, या यहाँ पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पनामा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? देखिए यहाँ पर हमने मैप लगाना भूल गए हैं, मैप लगाने का था हमें विचार था, बट वो भूल गए। ऐसे ही आपको बता देते हैं, आप एक बार मैप में देख लीजिएगा पनामा नहर। देखिए पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो इस बार के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है स्विस कैनाल। आपने सुना होगा स्विस कैनाल, अभी थोड़े दिन पहले उसमें एक शिप भी फंस गया था और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो स्विस कैनाल किन दो महासागरों को जोड़ती है? आंसर हम बता देते हैं, फिर भी आप क्या करिएगा, इसको मैप में ही सर्च करिएगा, गूगल में सर्च करिएगा। अगर आपके रूम में मैप है तो एक बार जाकर जरूर देखिए। जो स्विस कैनाल है वो जोड़ती है रेड सी और मेडिटेरियन सी, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए, स्विस कैनाल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर। पनामा नहर किसके लिए? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी समिति बनाई गई, जिसने राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी? देखिए आंध्र प्रदेश दो भाग में टूटा था, आपको पता है थोड़े दिन पहले। एग्जैक्टली अगर आपको बता दें तो 2 जून 2014 को ये टूटा था, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो पार्ट में बढ़ गया था। तेलंगाना एक राज्य बन गया था, एक राज्य आंध्र प्रदेश बन गया था। तो भाई इसकी अखंडता न खंडित होने पाए, इसको ध्यान रखते हुए कौन सी समिति बनाएगी? तो इसका नाम था BN श्री कृष्ण समिति। पूरा नाम था BN श्री कृष्ण समिति। इन्होंने ध्यान देते हुए बनाया था कि जो आंध्र प्रदेश की जो अखंडता है वो ना टूटने पाए। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। और यहाँ पर 2 जून 2014 को जो तेलंगाना था 29वां राज्य बनकर तैयार हुआ था, 29। फिर आज जैसे कि आपको पता है 28 स्टेट है। वो कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि 9 अगस्त 2019 को हमारे होम मिनिस्टर ने संसद में बहुत ही बेहतरीन एक निर्णय लिया। वो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा खत्म करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो वापस से हमारे कितने स्टेट हो गए? 28 हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश फिर बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, और वो हो गए 8 केंद्र शासित। तो आज इस समय हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये याद रखिएगा। और 9 अगस्त 2019 डेट ये भी याद रखिएगा, ये इतिहास में याद रखी जाएगी ये डेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के अधिमिलन पत्र के अनुसार, देखिए यही जो हमने अभी बताई आपको, कब हुआ था? 9 अगस्त
2019 को, ठीक है, के अनुसार किन क्षेत्रों में भारत को अधिकार प्राप्त हुए। देखिए कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ, कराधान का, रक्षा का कि शिक्षा का। तो देखिए आपको इसके लिए कुछ हम हिस्ट्री बताना जाएंगे। जब आपने सुना होगा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के राजा, वो जब भारत के मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल से, या सिंपल समझिए भारत से जब मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि आप हमको मतलब जम्मू कश्मीर को अपने विलय कर लीजिए, और बदले में कुछ जो बोलते हैं इंस्ट्रूमेशन साइन हुआ था, वो साइन हुआ था कि आप रक्षा यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन तीन पर आप मतलब देख रेख करेंगे, इन तीनों पर आपका हक रहेगा, ठीक है। तो डिफेंस यानी रक्षा, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इन तीनों पर। तो वही चीज जब हमने जो विलय किया, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी ये इसका क्वेश्चन नहीं है 9 अगस्त वाला, ये विलय की ही बात हो रही है कि जब भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, यानी कि आज की बात नहीं हो रही है, 1947 की बात हो रही है। उस समय, तो उस समय ही ये तीन चीजें पर हुई थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो भाई कराधान की उस समय बात नहीं हुई थी, ना ही शिक्षा की बात हुई, तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही होगा, यानी केवल ए, रक्षा के समझौते पर चर्चा की गई थी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये अभी वाले की बात नहीं हो रही, लास्ट क्वेश्चन वाला फ्लो चलाया इसमें, ये बात हो रही थी आपके 1939 की, कि जब जम्मू कश्मीर का विलय हो रहा था, तो जो अधिमिलन पत्र था उसमें क्या क्या बातें हुई थी, तो हमने आपको बता दी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा लग रहा है, इतना ही रखे, इतना हाई एक्सप्लेनेशन रखे कि एक्सप्लेनेशन की थोड़ा सा कम करें, या थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, और थोड़े आपको फैक्ट्स दिए जाए आने वाले एग्जाम्स के लिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको और कौन कौन से वीडियो चाहिए, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए आप बताइए, आप बताएंगे हम आपके लिए बनाएंगे, और एक बने रहेंगे, यूपीएसआई हर हालत में निकाल के रहेंगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।